आप तमाम सुनने वालों को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। देवी दुर्गा की आराधना के 9वें दिन हम प्रार्थना करते हैं सुरक्षित और द्रुत परिवहन की। कल राष्ट्रीय एकीकरण पर लिखते समय हमने भोजन के रूप में एकीकरण में अग्रगण्य ढाबों पर बात की थी। ऐसा लिखने के बाद जो दृश्य चित्र उभरता है वो है सड़कों के किनारे ढाबों के सामने बिछी खाटें, उन पर लेटकर अपनी थकान मिटाते लोग और ट्रकों की लंबी लंबी कतारें जो राष्ट्र की धमनियों में बहते खून और शरीर के हर हिस्से को, राष्ट्र के हर हिस्से को हर सामान पहुंचाती हुई एक मजबूत व्यवस्था। गली, गांव, खलियान, मंडी, कारखानों से चलकर दूर दराज तक सामान पहुंचाते ट्रक, कच्ची सड़क, राज्य सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल। हमारी प्रार्थना है कि राष्ट्र की रगों में दौड़ता रहे और मजबूत होता रहे राष्ट्र का एकीकरण। सिखों के साथ सिर्फ परिवहन ही नहीं, राष्ट्र का हर क्षेत्र जुड़ा है। राजे रजवाड़ों के समय और देश में ट्रेन की शुरुआत से पहले ये काम बैलगाड़ियों से होता था। 100 बैलगाड़ियों के समूह को टाडा कहते थे। इन टाडों के मालिक सामान ढोने का काम करते थे, ढाका से मलमल उठाकर और कच्छ पहुंचाते और कच्छ से महाराष्ट्र। इस यातायात की मांग ट्रेन शुरू होने के बाद भी नहीं घटी। मजबूर होकर अंग्रेजों ने पेशावर से उड़ीसा के समुद्री तटों तक मिट्टी की दीवार खड़ी की और बैलगाड़ियां ही नहीं, उन पर लदे सामान को भी नियंत्रित किया। चुंगी चौकियां बढ़ाई गईं और वक्त के साथ ये परिवहन इतिहास में दर्ज हो गया। जहां तक लोगों के आने जाने का सवाल था तो लोग काफिले में चलते थे, जो पूरा छोटा मोटा एक गांव होता था। इन काफिलों का खतरा होते थे ठग, जो एक ही बार में 15 मिनट के अंदर 100 लोगों को मार डालते थे। इन ठगों के काम करने के तरीके बहुत विचित्र थे। इनमें से कुछ ठग काफिले का पता लगाते थे। काफिले में कौन कौन है, कहाँ जा रहा है और कितना पैसा है और किस किस रास्ते से जाएगा। कुछ ठग काफिले में शामिल हो जाते थे। ठग योजना बनाते थे कि लोगों को कहाँ मारना और किस पड़ाव पर मारना होता था। वहाँ पहले से कब्र खोद कर रखते थे और इतनी गहरी कि 1 या 2 कब्र में काफिले के सारे लोग दफन किए जा सके। जिस दिन लूट करनी होती उस दिन काफिले के हर आदमी के साथ हर ठग बैठकर अपनी स्थिति तय कर लेता था। मुख्य ठग का आदेश जैसे तंबाकू लाओ, इशारा मिलते ही हर ठग के पास रुमाल जिसमें चांदी का सिक्का लपेटा होता था पीछे से गले में डालकर दम घोटकर मार डालते थे। कुछ ही देर में लाशें दबा दी जाती थी और ठग माल असबाब लेकर निकल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद हो गया। छोटी दूरियों पर दूसरे जानवरों का परिवहन जारी रहा। देश में धीरे धीरे कच्चे रास्ते पक्के होने लगे। जीटी रोड का कई रूपों में बदलना शुरू हुआ। विशेष उल्लेख करें तो जैसोर रोड जो उत्तर कलकत्ता से बांग्लादेश के जैसोहर शहर तक जाती है, जिससे आज भी गुजरना रोमांचकारी है। उत्तर से दक्षिण ऐसी कई बड़ी सड़कें हैं जो बात की जानी चाहिए। उत्तर से दक्षिण ऐसी कई बड़ी सड़कें हैं जो याद की जानी चाहिए। देश में आज राजमार्गों का जाल बिछा है। अटल सरकार की सड़क परियोजना ने इस परिवहन को गतिशीलता दी है। भारत में 142 देश में आज राजमार्गों का जाल बिछा है। अटल सरकार की सड़क परियोजना ने इस परिवहन को गतिशीलता दी है। भारत में 142,126 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनकी देखभाल
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है और इनसे जुड़े राज्य मार्गों की देखभाल राज्य सरकारें करती हैं। बहुत सारा परिवहन जल मार्गों का भी होता है, लेकिन पुराने जल मार्गों पर आज आवाजाही कम है। इसका एक कारण सड़क परिवहन की उन्नति और कार्गो हवाई जहाज़ों का बढ़ना भी है। चलते चलते यूपी में बने साइकिल पथ यानी अखिलेश सड़क को ही याद कर लिया जाए। बिना आंकड़ों में उलझें तो हम देवी से फिर प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु परिवहन रूपेण संस्थिता। आमीन। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे 25 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था या देवी सर्वभूतेषु परिवहन रूपेण संस्थिता। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।